Hello students, welcome to our new lecture number 2 based on the topic Hello Alkane and Hello Arene। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिए थे, कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में, आज का अपना लेक्चर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज हम नेम रिएक्शन के नाम पर हेलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन है वो इन्हीं चैप्टर्स में आती रहेगी, इसलिए हर चैप्टर को, हर लेक्चर को आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली देखना है और उसके अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। तो नेम रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि जेई एडवांस तक बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाएगा। तो मेंस में भी आने के चांसेस हैं, नीट में भी आने के चांसेस है और एडवांस में भी बहुत आने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन बेसिकली है क्या? ये प्रॉपर्टी है कार्बोनिल कंपाउंड की। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिख लेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब बात आती है हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन देता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा भी जाता है आखिर कौन कौन से कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। तो देखिए हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन देगा? हेलो फॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय कंपाउंड कंटेनिंग CH3CO यूनिट। जिस भी कंपाउंड के पास CH3CO यूनिट होगी वो कंपाउंड हेलो फॉर्म टेस्ट दे देगा। अगर उसके पास ये यूनिट नहीं है तो अगर किसी रिएक्शन से कन्वर्ट होकर वो ये बना ले CH3CO यूनिट, तो वो भी क्या करेगा? हेलो फॉर्म टेस्ट दे देगा। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो जैसा कि हम जानते हैं एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO, R C डबल बॉन्ड OH। तो ये RCHO में सिर्फ CH3C डबल बॉन्ड OH यही दे सकता है हेलो फॉर्म टेस्ट। अब आप सोचो अगर कि मैं 2 कार्बन बढ़ाकर और फिर यहां पर प्रोपेनल ले आऊं तो यहां CH2 हो जाएगा और CH2 होने की वजह से ये हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो एल्डिहाइड में सिर्फ CH3CHO ही हेलो फॉर्म टेस्ट देता है। चलिए देखते हैं कीटोन में क्या देता है। कीटोन में कौन दे सकता है हेलो फॉर्म टेस्ट? तो मैंने आपको पहले ही बताया CH3CO यूनिट जरूर होनी चाहिए। इसका मतलब मिथाइल कीटोन नाम के जितने भी हैं, और यहां पर आप कुछ भी लगा दो, R कुछ भी लगा दो R, ओके। तो अगर ये यूनिट आ रही है तो ये हमें हेलो फॉर्म टेस्ट दे देगा। ये तो बात हो गई एल्डिहाइड और कीटोन की, जो कि सब लोग याद कर लेते हैं। बट कॉन्सेप्चुअल अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी ऑप्शन बनेंगे और वो भी पूछे जाएंगे आपसे कि आखिर कौन कौन सा हेलो फॉर्म टेस्ट दे सकता है। जैसे कि जेई मेन की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन जो इंटीजर में आते हैं, मे भी पॉसिबल 8-10 कंपाउंड लिख दिया जाए और उसमें से आपसे पूछे इनमें से कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो हेलो फॉर्म टेस्ट दे देंगे। तो ये भी एक इंटीजर क्वेश्चन बन सकता है, जो कि जेई एडवांस में इस तरीके के क्वेश्चन बनते ही थे, तो यही मेंस में लाके दे सकते हैं आपसे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। एल्डिहाइड और कीटोन में तो ये हो गया। अब बात करते हैं एल्कोहल की। तो एल्कोहल में तो CH3CO यानी कार्बोनिल यूनिट नहीं है, फिर भी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड कीटोन देगा, और अगर उसमें ये यूनिट आ गई तो वो हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। वो कैसे देखेंगे? इसमें इथाइल एल्कोहल, सिर्फ इथाइल एल्कोहल ये काम कर पाता है, क्योंकि जब आप इथाइल एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इथाइल एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा? एसिड एल्डिहाइड। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी CH3CO यूनिट आ गई, जिस वजह से ये हेलो फॉर्म टेस्ट दे देगा। एक एल्कोहल में और है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का भी अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एसीटोन मिल जाएगा, और ये एसीटोन तो ये भी CH3CO यूनिट है, तो ये भी हेलो फॉर्म टेस्ट दे देगा। यानी कि ये और ये कंपाउंड भी हेलो फॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, इथाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसके बाद आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे, एल्किल हैलाइड भी हेलो फॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। अब ये एल्किल हैलाइड यानी मोनो एल्किल हैलाइड, तो मोनो एल्किल हैलाइड में कौन सा? मोनो एल्किल हैलाइड। आप एल्किल हैलाइड बोलो या मोनो एल्किल हैलाइड बोलो,
मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड में कौन सा ऐसा आ जाएगा जो ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा? तो आप देखिए, आप जैसे आपने इथाइल अल्कोहल बनाया है वैसे ही आप इथाइल क्लोराइड बना लीजिए, और इसकी रिएक्शन अगर आप NaOH या QH से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्वस NaOH QH से, तो यहाँ OH आ जाएगा। और अगर ये रिएक्शन दे रहा है तो फिर ये भी दे देगा। तो सबसे पहले तो ये OH माइनस के साथ कन्वर्ट होकर क्या बना लेगा? ये बना लेगा, और ऑक्सीडाइज होकर, ऑक्सीडाइज होने से ये क्या बना देगा? CH3CHO यूनिट। और अगर ये बन गया इसका मतलब ये कंपाउंड भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप Cl लगाएंगे तो यहाँ पर भी ये OH माइनस के साथ मिलकर क्या बना देगा? यहाँ पर OH, और फिर इन द सेम वे यहाँ पर भी ये क्या बना देगा? एसीटोन। तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी दे देगा आपको पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट। तो ये इतने एग्जांपल्स हैं, ये सब आप नोट कर लेंगे। एल्डिहाइड में क्या मिल सकता है, कीटोन में कौन सा मिल सकता है। और आप देखिए कीटोन में बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ 1 2 3 4 जितने भी कार्बन लगाना चाहें वो सब दे देंगे पॉजिटिव टेस्ट, है ना। अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, याद रहे, और कोई नहीं। मोनो एल्काइल हैलाइड में जहां जहां पर OH लगाया वहां पर Cl लगा दीजिए, तो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके अपने आप ही अल्कोहल बना लेंगे और फर्दर ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड कीटोन बना लेंगे। तो ये सब भी पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट दे देंगे। अब ये हेलो फॉर्म टेस्ट में आखिर होता क्या है तो देखेंगे। एक्चुअल में हेलो फॉर्म टेस्ट में, जैसे मैं एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लूं तो CH3CHO, एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी H2 के साथ होती है। अभी मैं जनरल करा देता हूं H2, और इसके साथ मुझे क्या लेना है? NaOH या KOH, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CHX3, इसी को बोलते हैं हम हेलो फॉर्म। अभी इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हेलो फॉर्म CHX3। अच्छा, CHX3 नाम का हेलो फॉर्म बन जाता है। 3 मोल मुझे H2 लेना होता है और 4 मोल NaOH लेना होगा, तो CHX3 बन जाएगा और साथ में बनेगा HC डबल बॉन्ड ONE, HC-ONE, और इसके साथ साथ बनेगा 3 मोल ऑफ NaX और साथ में बनेगा वाटर। ओके, तो ये आप जो देख रहे हैं ना, कार्बन, इस कार्बन में अटैक होकर क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म बनाता है, जनरल हेलोफॉर्म बनाता है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सॉल्ट बनाता है, सोडियम सॉल्ट, और बाकी NaCl और वाटर बनते हैं। तो अब इस रिएक्शन को मुझे मैकेनिज्म के थ्रू समझना है, तो चलिए मैकेनिज्म समझते हैं हम लोग। तो हम लोग एक Cl की जगह पर Cl2 ले लेते हैं, X की जगह पर यहाँ पर Cl2 ले लेते हैं। तो रिएक्शन अपने पास क्या है? रिएक्शन हो गई अपने पास CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस Cl2 प्लस NaOH। अब मुझे अभी कुछ नहीं पता कि कितने Cl2 कितने NaOH लगने, वो तो मैकेनिज्म बताएगी कि टोटल कितने Cl2 और NaOH लगे। ओके, इससे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म। बाकी के प्रोडक्ट्स भी चलिए नहीं लिखते हैं, देखते हैं क्या आएगा और क्या लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे इसकी मैकेनिज्म समझनी है, तो हेडिंग डाल देंगे आप मैकेनिज्म। ओके, चलिए देखते हैं मैकेनिज्म में क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो हमारा एल्डिहाइड है इसमें और NaOH में रिएक्शन होगी एसिड बेस रिएक्शन। तो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस, NaOH से पूछ कर OH माइनस। ओके, यानी आपने 1 मोल NaOH यूज कर लिया। अब आप पूरी मैकेनिज्म में गिनते जाइएगा कितने OH माइनस यूज किए मैंने। जितने NaOH यूज करूंगा उतने यहाँ पे लिख देंगे, जितने H2 यानी Cl2 यूज करूंगा उतने यहाँ पे लिख देंगे, उससे बैलेंस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन क्या होता है? एसिडिक, आपने टॉटोमेरिज्म में पढ़ा होगा। तो क्या होगा? ये CH3 को मैं लिख रहा हूं CH2H में, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो ये H और ये OH माइनस क्या होगा? वाटर बना देगा। यानी कौन सी रिएक्शन चल रही है? ये एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। और क्या बन गया ये हमारे पास? ये बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, और साथ में निकल गया वाटर, साथ में वाटर। ओके, ये बन गया अपना कार्बन आयन। और ये जो कार्बन आयन बना है ये टॉटोमेराइज हो जाएगा, तो टॉटोमेरिज्म की वजह से ये मोर स्टेबल बन जाता है। ओके, तो ये टॉटोमेरिज्म की वजह से स्टेबल बन जाता है। बल्कि मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? मैं यहाँ पर माइनस H2O करके लिख दे रहा हूं। ओके, और यहाँ पर मैं इसको टॉटोमेरिज्म में दिखा दे रहा हूं। तो टॉटोमेरिज्म क्या होगा?
टॉटोमेरिज्म होगा लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम रेजोनेंस के थ्रू टॉटोमेराइज हो जाएगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ H। अब आप देख सकते हैं कि ये इनोलेट आयन बन गया और इनोलेट आयन बनने की वजह से ये स्टेबल है, इसीलिए ये कार्बन आयन को हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं। तो ये हमारा बना कार्बन आयन, कार्बन प्लस एन आयन। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। ये क्यों स्टेबल है, इसका रीजन ये है कि ये टॉटोमेराइज हो रहा है। टॉटोमेराइज पूरा लिख लीजिएगा, टॉटोमेराइज। ओके, चलिए ये बात तो समझ में आ गई और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, इसी पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स लगा के अगर आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको। सभी रिएक्शन का ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, रेट, ये रेट ला एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पर क्वेश्चन भी आते हैं एडवांस में, मेंस में तो नहीं आते हैं इतने, ना नीट में आते हैं, लेकिन एडवांस में जरूर आते हैं। तो उस पर भी आपको अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये जो बन गया हमारा कार्बन आयन, अब क्या होगा, अब इस पे H2 अटैक करेगा। तो मैं अगले स्टेप से लिख देता हूं, CH2 माइनस कार्बन आयन इस पर Cl2 अटैक करेगा। अब जब ये Cl2 अटैक करेगा तो Cl माइनस निकल जाएगा, ओके, और ये Cl यहां पर एक अटैक कर जाएगा। तो ये हो गया CH2 Cl C डबल बॉन्ड O H, ये बन गया। अब आप देखिए यहां पर ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये एक्चुअल में एक आयन है और ये आयन, और ये क्या है, तो ये डाइपोल बोल सकते हैं आप, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ये पोलराइज होगा और ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर देगा। ओके, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरा Cl माइनस बन के निकल जाएगा। अब क्या होगा, अब ये मोर एसिडिक हो गया। ये जो आपने पहले लिखा था ना एल्डिहाइड, पहले तो ये sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा था। अब यहाँ पर देखेंगे तो माइनस आई का ग्रुप लगा है, तो माइनस आई का जो ग्रुप लगा है इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ गया, यानी एसिड बेस रिएक्शन के चांसेस और तेज हो गए और फास्ट हो गए। तो जैसे यहाँ पर OH माइनस अटैक किया था तो ये तो स्लो स्टेप था, लेकिन अब यहाँ पर OH माइनस अटैक करेगा तो वो फास्ट स्टेप होगा। तो फिर से हम लोग 1 मोल NaOH यूज करने जा रहे हैं और अब की बार क्या होगा, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन चला जाएगा और अगेन अब क्या होगा, यहाँ पर Cl C डबल बॉन्ड O H इस तरीके से आ जाएगा और माइनस H2। फिर अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में Cl2 फिर से अटैक करेगा उसी तरीके से और Cl माइनस एक निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH Cl2 C डबल बॉन्ड O H। इस चीज को आप फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। अब ये और ज्यादा एसिडिक हो गया, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, ऐसे लिख लीजिए आप, तो आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ माइनस आई और बढ़ गया, इस वजह से और ज्यादा एसिडिक हो गया। तो फिर से आपको एक बार OH माइनस करना है, तो OH माइनस करेंगे तो ऐसा आयन आ जाएगा और फिर आप Cl2 से कर देना, तो Cl2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Cl2 से करेंगे तो यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ Cl माइनस और वाटर निकल कर जाएगा। ओके, तो फाइनली हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये Cl एक और आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड O H। ये हो गया, इसको बोलते हैं क्लोरल, इंटरमीडिएट है ये क्लोरल। यहां तक बात आपको समझ में आई। अब इस क्लोरल के बाद क्या होने वाला है, इस क्लोरल पे फिर से 1 मोल NaOH का अटैक होगा। अब इस क्लोरल पे फिर से NaOH का अटैक होगा, यानी OH माइनस का अटैक होगा। ओके, अब ये OH माइनस कहां जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन तो बचा नहीं। तो देखिए अब ये OH माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये क्योंकि टेट्रावैलेंट है तो ये यहां से मूव कर जाएगा, तो बनेगा CCl3 CO पे माइनस, यहां पर OH और ये H। और अब ये क्या होगा, अब यहां होगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस किस टाइप का होने वाला है, रेजोनेंस तो देखेंगे, रेजोनेंस में ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड। ओके, तो ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड तो कार्बन टेट्रावैलेंट हो जाएगा, तो ये तुरंत यहां से निकल जाएगा। तो ये बन गया, ये हमारा बन गया CCl3 माइनस और साथ में बन गया HC डबल बॉन्ड O OH। अब क्योंकि फॉर्मिक एसिड का ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है,
तो ये तुरंत टूट जाएगा और ये H यहाँ लग जाएगा। तो इसी के जस्ट बाद क्या होगा, इसके जस्ट बाद ये आ जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये बन गया और साथ में बन गया HC डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये जो आप देख रहे हैं HC डबल O माइनस, ये HC डबल O माइनस के साथ Na प्लस का Na प्लस लग जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, ये HC डबल O Na नाम का सॉल्ट बन जाएगा। तो बाकी के एनओ का क्या होगा, चलिए इस बात को भी आपको समझा देता हूं। हमारा मेन प्रोडक्ट तो बन चुका है, मैकेनिज्म तो फिनिश हो गई, ओके, बट मैं आपको ये भी पूरा बता देता हूं कि आखिर एनए का क्या हुआ। तो आप देखिए पहले स्टेप में जो ये OH माइनस अटैक किया, फिर ये बन गया, फिर Cl2 अटैक किया और Cl माइनस निकल गया। तो ये Cl माइनस जो निकला और Na प्लस NaCl बना गया 1 मोल। समझ में आ रहा है आपको? इसी तरीके से ये सभी NaCl बन गए। तो यहां तक आपने कितना किया, एक NaOH यहां यूज किया, फिर आपने एक Cl2 यूज किया, फिर आपने एक NaOH यूज किया, फिर आपने Cl2 यूज किया, फिर आपने एक NaOH यूज किया और फिर आपने यहां पर NaOH यूज करने के बाद एक Cl2 यूज किया। यानी यहां तक आपने क्लोरल बनने तक आपने क्या किया, क्लोरल बनने तक आपने 3 मोल Cl2 और 3 मोल NaOH का यूज कर लिया और उसके बाद फिर कहीं आपने Cl2 नहीं यूज किया, तो 3 मोल तो Cl2 ले लिए, ओके, और फिर आपने 1 मोल और NaOH का यूज किया, तो 3 मोल तक तो 3 मोल NaCl भी बन गए, 3 मोल NaCl बने ना, तो सोडियम का ये फॉर्मेट और साथ में 3 मोल NaCl बन गए। तो जो चौथा मोल आपने NaOH का यूज किया उससे देखिए क्या हुआ, Na प्लस निकल गया और यहाँ पर CCl3 माइनस, और जब ये यहाँ अटैक कर जाएगा तो Na प्लस यहाँ आके लग जाएगा। जब Na प्लस यहाँ आकर लग जाएगा तो ये बन गया 1 मोल कंपाउंड सोडियम फॉर्मेट। 3 मोल NaCl आपको पीछे से ही दिख रहे हैं। अब जरा वाटर आप और देख लीजिए, तो वाटर 1 मोल यहाँ निकला है ना, OH अटैक करने पर, फिर 1 मोल यहाँ निकला, फिर 1 मोल यहाँ निकला, तो टोटल आपके पास जो वाटर निकल रहा है यहाँ वाले से नहीं निकला है, 3 मोल टोटल निकले हैं। तो कहां से, पहला यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, तो साथ में आप क्या लिख लेंगे, 3 मोल ऑफ वाटर। तो ये हो गया पूरा बैलेंस, ओके, और ये मैकेनिज्म इस तरीके से चलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यार, इसमें आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप कैसा है, एसिड बेस रिएक्शन, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कार्बन आयन बनता है, टॉटोमेराइज होता है इनोलाइट आयन के फॉर्म में, इस वजह से कार्बन आयन स्टेबल है। फिर वो कार्बन आयन पे यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या लगता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये डाइपोल कोई परमानेंट डाइपोल नहीं है, यहाँ पर इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ये क्या है, नॉन पोलर है, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को, जिस वजह से मोर एसिडिक हो गया। तब क्या था, फिर ये रिएक्शन और फास्ट हो गई, क्लोरल बन गया। क्लोरल की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो ये बन जाएगा, और ये रेजोनेंस करके CCl3 माइनस और एसिड बनाएगा, और एसिड का H यहाँ पर अटैक कर जाएगा तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड ना होकर कीटोन होता तब क्या होता। अब इतना मैकेनिज्म बार बार नहीं समझना है, एक बार आपको अच्छे से सीख लेना है और उसी में चेंज करते जाना है। तो देखिए अगर यहाँ Cl2 होता, आप I2 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, Cl2 Br2 I2 आप कुछ भी ले सकते हो, और साथ में NaOH। तो देखिए अब रिएक्शन क्या होती। तो अब आप एक बात तो समझ गए ना कि एक CH3Cl यूनिट पर ही CCl3CHO तैयार हो जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ H है, यहाँ पर CH3 होगा, फिर यहाँ पर ये CCl3 माइनस फिर से टूट जाएगा और ये बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का H यहाँ आ जाएगा, तो बनेगा क्लोरोफॉर्म प्लस CH3C डबल बॉन्ड O माइनस ये आ जाएगा और उस पे Na प्लस लग जाएगा, तो बन जाएगा सोडियम एसिटेट। साथ में क्या बनेगा, 3 मोल NaI, 3 मोल NaI के साथ और क्या बनेगा, 3 मोल वाटर, क्योंकि रिएक्शन तो वही है, 3 मोल I2 लेंगे और 4 मोल NaOH लेंगे। यानी एल्डिहाइड और कीटोन से कितना I2, कितना H2 और कितना NaOH लगता है, तो यार 3 और ये 4।
आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसके मोल x हैं, इसके y हैं, इसके z हैं, फाइंड x + y + z। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ओके, इसको नोट कर लेंगे। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैकेनिज्म हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। ओके, चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, उनको सॉल्व करेंगे हम लोग हैलो फॉर्म रिएक्शन के, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं हैलो फॉर्म रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन मैंने ये 6 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आप नोट कर लेंगे। ओके, तो जैसे पहला क्वेश्चन, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हम Cl2NaOH, Br2NaOH और I2NaOH से कराते हैं और इस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट आता है R1 R2 R3। अपने को कंपेयर करना है R1 R2 R3। इस बात को समझने के लिए आपको मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। तो फिर से आप जरा मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या था? एसिड बेस रिएक्शन, जिसमें कि एल्डिहाइड कीटोन का एसिडिक हाइड्रोजन NaOH या KOH के OH- के साथ रिएक्ट करके वाटर निकालता था और वहां से कार्बन आयन मिल जाता था। वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। और रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। तो क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे कोई H2 आया? क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तक कोई Cl2 Br2 आया? तो नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसका मतलब सबका रेट क्या होगा? सेम, क्योंकि एल्डिहाइड तो वही है और NaOH सब सेम। ओके, तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ये मैं आंसर यहीं पे लिख देता हूं। पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा R1 = R2 = R3। आप इसका रीजन जरूर लिख लीजिएगा। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें एसिड बेस रिएक्शन है, जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड और NaOH की ही रिएक्शन होती है। वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो Cl Br I का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा रेट पर। ओके, पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पे आते हैं, तो सॉल्यूशन यहां कर देता हूं। सॉल्यूशन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास कि एसीटोन लिया गया है और एसीटोन की रिएक्शन NaOI के साथ कराया गया, तो प्रोडक्ट बताइए। अब यहां पर ये NaOI क्या है? बहुत सिंपल सा है। देखिए I2 और NaOH आपस में मिलकर क्या बनाया होगा इन लोगों ने? इन्होंने बनाया होगा NaOI और साथ में HI। और क्योंकि HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो NaOH बेस और HI एसिड भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया होगा? NaI और साथ में वाटर। तो यही वो NaOI। अब अगर आप NaOI लिख लो या I2 और NaOH लिख लो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब अभी भी ये क्या है? हैलो फॉर्म रिएक्शन। और अगर ये हैलो फॉर्म रिएक्शन है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने पार्ट पर अटैक होता है, यही हैलो फॉर्म बनाता है। ये पार्ट तो जुड़ने के काम में आया है ना। तो इस पार्ट में क्या होगा? इससे आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो आपका मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो अभी भी आइडो फॉर्म बनेगा, यानी कि CHI3 बन जाएगा। यही अपना मेन आंसर है, मेन प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ अगर आप बाकी के लिखना चाहते हो तो देखो बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना होगा? ये जो NaOI बनाया गया है, ये NaOI यही ब्रेक होगा, है ना। और ये ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा कि उसी तरीके से ये हाइड्रोजन यहां से निकालेगा और ये कार्बन आयन पे जाएगा, फिर यहाँ I अटैक होगा, NaO- को हटा देना। तो कुल मिला के प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। ओके, आंसर तो यही हो गया। सॉल्यूशन 2 के बाद आते हैं नेक्स्ट। 1 और 2 तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड क्या है? आप देख सकते हैं क्लोरीन प्लस CaOH होल ट्वाइस। अब की बार NaOH की जगह क्या ले लिया? CaOH होल ट्वाइस। तो अभी भी रिएक्शन हो जाएगी। और वो कैसे होगी? तो देखिए थर्ड वाले पार्ट का सॉल्यूशन क्या है? तो एसीटोन की रिएक्शन Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस से कराएंगे तो क्या बनेगा? ओके, OH माइनस तो है ना इसके पास। जब इसके पास OH माइनस है तो जरा आप सोचो कि ये जो आप एसीटोन लोगे, है ना, इस एसीटोन से की रिएक्शन आप किससे कराओगे? पहले OH माइनस से कराओगे। ये OH माइनस आयन कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। इस OH माइनस आयन से रिएक्शन कराने पर यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये H प्लस आयन वाटर निकाल लेगा और यहां पर फिर Cl2 भी कराओगे। तो मैं थोड़ा सा आपको फास्ट बता देता हूं। तो Cl2 भी कराओगे और जब आप ये Cl2 कराओगे तो ये क्या बनेगा? तो जो बनता है इंटरमीडिएट क्लोरल की तरह, वही मैं बता दे रहा हूं, CH3 CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये CH3CO CCl3
ये बनेगा। जब आप इसके 2 मोल लोगे तो इसके भी 2 मोल बन जाएंगे इसी तरीके से। ओके, और इसमें Cl2 और NaOH जितना यूज हो। अब यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या करना है, तो अब देखिए यहां पर CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, और इसको भी ऐसे लिख लीजिए CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। और अब इसकी रिएक्शन अपने को करानी है CaOH होल ट्वाइस से, CaOH होल ट्वाइस से, बल्कि ये पार्ट आप इधर लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर है। अब ये बेस के साथ रिएक्ट कर गए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो CCl3 आपने क्लोरल नाम का बनाया है, उसके बाद जब NaOH कराते थे तभी तो क्लोरोफॉर्म बनता था। तो वही क्या है, यहाँ पर भी CaOH होल ट्वाइस है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला CCl3 मिलकर क्या बना देगा, ये मिलकर बना देगा क्लोरोफॉर्म। ओके, तो CHCl3 बन जाएगा 2 मोल, और साथ में जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा CaO C डबल बॉन्ड O CH3 कैल्शियम एसीटेट। तो इस तरीके से आंसर आएगा, बट आंसर वैसे ही है ना। अब आपको मैट्रिक्स फिर से सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले OH माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लाएंगे, फिर Cl लगाएंगे, फिर ये मोर एसिडिक हो जाएगा, फिर OH माइनस। तो 3 बार OH माइनस और 3 बार Cl2। पहले तो ये करिए, जब 3 बार OH माइनस और 3 बार Cl2 करेंगे तो ये बनेगा। ओके, फिर नेक्स्ट मोल है, नेक्स्ट मोल आपको लाना है इसका CaOH होल ट्वाइस का। जब ये नेक्स्ट मोल लेकर आएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्यूशन नंबर 4 पे। ये थर्ड के बाद ये फोर्थ है। फोर्थ में देखिए क्या हो रहा है, कंपाउंड मुझे ऐसा दिया गया और इसकी रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 वाटर से कर रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जरा आप पहले इसको समझ लीजिए। एक्चुअल में ये वाली रिएक्शन से पहले वाला एक स्टेप ये है। ओके, तो इसको मैं बता देता हूं। CaOCl2 और वाटर आप अगर आप रिएक्शन कराओगे, यानी ब्लीचिंग पाउडर का अगर आप पेस्ट बनाओगे, तो आपको मिलेगा CaOH होल ट्वाइस और साथ में Cl2। इस Cl2 को अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। अब मेरे ख्याल से और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि बेस आ गया और Cl2 आ गया। अब जब बेस और Cl2 आ गया तो आ गया फर्दर रिएक्शन। जब इससे कराओगे तो ये वही रिएक्शन हो गई, यानी कि आंसर क्या होगा, CHCl3 ये वाले कार्बन से। ओके, इस पे स्टार स्टार भी लगाया जा सकता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में लगाया है। तो ये वाला चला गया CHCl3 में, फिर इसका क्या होगा, इसका वही होगा जो पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, है ना, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे देखिए फिर ये O लग जाएगा और इसका होल ट्वाइस C है ना, एक बन जाएगा। तो फोर्थ नंबर भी हो गया। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। अब देखिए इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन Cl2 और NaOH से कराने को बोल रहा है, जिसमें x मोल Cl2 और y मोल NaOH से क्लोरोफॉर्म बन रहा है। x प्लस y की वैल्यू बतानी है, तो इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ये ब्लीचिंग पाउडर वाला लैब मेथड है बल्कि क्लोरोफॉर्म बनाने का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर 5 पे आते हैं। 5 वाले में कह रहा है इथाइल अल्कोहल प्लस XCl2 y NaOH gives a chloroform। तो बिल्कुल देगा, इथाइल अल्कोहल तो देता ही है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी देता है। चलिए देख लेते हैं कैसे देता है आखिर ये रिएक्शन। तो पहले जब अगर ये एल्डिहाइड होता था तो मेरा 3 मोल Cl2 और 4 मोल NaOH लगता था, मालूम है ना आपको। अब क्या होने वाला है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसको एल्डिहाइड तक मैं पहुंचा दूं, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। तो ये इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले Cl2 से आता है। ओके, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे, तो ये बनेगा CH3CHO और ये 2HCl और ये 2HCl
जो बन जाएंगे, है ना, इस प्रोसेस में अपने को, तो CH3 एक तो हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, तो CH3CHO बन जाएगा, 2H 2Cl मिलके 2HCl बना देंगे। ओके, और ये 2HCl 2 मोल NaOH के साथ मिलकर 2 मोल NaCl प्लस वाटर बन गया। अब आप सोचो, जब आपके पास ये एल्डिहाइड होता था तो आप Cl2 और NaOH लगाते थे तो क्या बनता था? क्लोरोफॉर्म बनता था कि नहीं? इसी की तो मैकेनिज्म समझाई थी। तो इसमें 3 ये लगता था और 4 ये लगता था। ओके, अब आपने इससे पहले वाले स्टेप में कितना Cl2 और एक्स्ट्रा खर्च कर दिया? 1। और इससे पहले वाले में कितना NaOH खर्च कर दिया? 2। तो इसका मतलब X की वैल्यू कितनी हो गई? X की वैल्यू हो गई 4 मोल Cl2। ओके, और Y की वैल्यू कितनी हो गई? 6 मोल NaOH। और आपसे पूछा जा रहा है X प्लस Y, तो कितना हो गया? X प्लस Y 10 हो गया। एक स्टेप पीछे चले जाइए, एक और आपको बताता हूं। सपोज अगर यहीं पर CH3CH2OH की जगह पर एक और नोट करके आप लिख लेंगे पॉइंट, अगर यहां पर ये वाला एल्काइल क्लोराइड होता और इसकी रिएक्शन मुझे Cl2 और NaOH से करनी होती और बनाना होता क्लोरोफॉर्म CHCl3। ओके, अब यहां P लिख लीजिए और यहां Q लिख लीजिए, तो अब बताइए P और Q कितना होगा? तो आपको क्या काम करना पड़ता? एक एक्स्ट्रा काम करना होता। सबसे पहले आपको इसकी रिएक्शन NaOH से करानी होती, तो ये बना देता इथाइल अल्कोहल और NaCl। अब बताइए, आगे का काम तो बिल्कुल वैसे ही है। तो क्या खर्च हो गया एक्स्ट्रा पहले वाले से? 1 मोल NaOH, यानी तब ये P कितना होता? तो P तो उतना ही होता 4, और Q कितना हो जाता? तो Q कितना हो जाता? 1 मोल और 4 2 6 था, और एक ये और आ जाता 7। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा। सॉल्यूशन नंबर 6। अब की बार ये डाईओन में है और इसकी रिएक्शन I2 प्लस NaOH से करना है। कैसे समझना पसंद करो आगे, डायरेक्ट या मैकेनिज्म? आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए। जेई मेल में और नीट में तो आपको जितना डायरेक्ट आता है उतना ज्यादा बेटर है। मैकेनिज्म आना चाहिए, अच्छी चीज है, बट उससे क्या होगा? टाइम टेकन है, वो एडवांस में आपको यूज करना है। एडवांस के क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो बिना मैकेनिज्म के सॉल्व नहीं होंगे, और जेई मेल में 90% ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे होंगे जो बिना मैकेनिज्म के ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको जितना अच्छा आता होगा मैकेनिज्म भी, और साथ में आपको उसका शॉर्ट फॉर्म भी कैसे आंसर आएगा, और उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी मैकेनिज्म पढ़ के ही, कि इसका सीधा इनोलेट आयन बन जाता है, इसका कार्बन आयन बन जाता है, इसी वाले कार्बन पे अटैक होके यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बनानी पड़ेंगी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज पेपर छूट जाएगा अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू करोगे। और फाइनली आपसे कोई ये पूछना नहीं आएगा कि बेटा आप इस मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व कर रहे थे इसलिए आपको थोड़े ज्यादा मार्क्स दे देने चाहिए, है ना। अगर नहीं कर पाओगे तो 0, और अगर गलत कर गए तो -1, वो तो मिलना ही है। तो चलिए देखते हैं, ये दोनों डायगोन में अगर आपने टॉटोवेरिज्म पढ़ा हो ध्यान से, तो ये दोनों डायगोन के बीच में कार्बन फंसा है, और ये कार्बन कैसा है? एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। और ये एक्टिव मिथाइलिन वाला कार्बन जो है ये मोर एसिडिक है, तो इसका मतलब NaOH का OH- इसी पर अटैक करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन मैकेनिज्म के थ्रू समझा देता हूं। ये स्टार वाला आप बना के रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, जब आप इस पे OH- का अटैक करोगे तो यहां से जो H दिख रहा है आपको ये चला जाएगा, तो ये वाटर बना लेगा और ये बन जाएगा इस तरीके से, यहां आ जाएगा माइनस। ओके, स्टार लगा हुआ है, अभी भी स्टार लगा रहेगा हमेशा हर जगह पे, है ना, स्टार तो बना ही रहेगा। तो यहां माइनस आ गया। अब क्या करना है आपको? यहां I2 की रिएक्शन करानी है। जब आप इसकी रिएक्शन I2 से कराओगे तो यहां I आ जाएगा और स्टार अभी भी लगा है, और I- एक निकल जाएगा, है ना। मैकेनिज्म में यही तो चल रहा था,
I माइनस निकल जाएगा। अब आप सोचो यही काम आप फिर से रिपीट करो, यानी यही काम आप फिर से रिपीट करो का मतलब क्या हो गया, एक बार फिर से आप OH माइनस लेके आओ और फिर से आप I2 लेकर आओ, तो आपको क्या दिखाई देगा, तो यहां पर आपको 2 I लगे दिखाई देंगे और ये स्टार भी साथ है। समझ आ रहा है आपको, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं ना मैं, समझ आ रहा है। थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझने में मुश्किल होती है, लेकिन एक बार जब अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर उससे आसान कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योर फिजिक्स टाइप का होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, और फिजिकल प्योर मैथ जैसा होता है, और इनऑर्गेनिक को आप कह सकते हो बायो जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा रटना होता है। चलिए देखते हैं, यहां तक तो बना लिया, अब क्या किया जाए। अब तो यहां पर H भी नहीं बचे हैं, तो सोचिए जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कर रहे थे ना, मैकेनिज्म की जो आपको पहली मैकेनिज्म सिखाई थी, जब वहां पर CCl3 पूरा लग जाता था तो आप क्या फिर दोबारा OH माइनस अटैक कराते थे, और कराते थे तो कहां अटैक होता था, कार्बोनिल पे, फिर से OH माइनस अटैक कराइए, और जब आप OH माइनस आयन अटैक कराएंगे तो अब की बात किसी भी कार्बोनिल पे आप अटैक करा दीजिए क्योंकि सिमेट्री है, तो जब आप इस पे अटैक कराएंगे तो ये इधर जाएगा, तो देखिए क्या बना, ये बनेगा यहां और यहां तो I लग गए, इधर डबल बॉन्ड तो दिखा दीजिए, तो इधर आ गया O माइनस और इधर लग गया OH, अभी दिख रहा है आपको। अब देखिए क्या होने वाला है, यहां पर लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड रेजोनेंस होगा, तो कार्बन क्या हो गया, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट हो गया तो ये तुरंत हट जाएगा यहां से, यानी ये रिंग टूट गई। अब तो रिंग टूट के क्या बनेगी, यहां तो हो गया डबल बॉन्ड और यहां आ गया C डबल बॉन्ड O और ये आ गया OH, ओके, और यहां से जुड़ गया C के साथ I2 स्टार वाला कार्बन और यहां माइनस। अब क्या होगा, अब ये वाला हाइड्रोजन जो दिख रहा है आपको एसिडिक, ये यहां से शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, तो जब इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा CHI2 और ये स्टार, ओके, और यहां पर इस C के साथ डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसा। अब क्या होने वाला है, अब यहां फिर से एसिडिक हाइड्रोजन आ गया, तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन आया है अब यहां पर क्या लगेगा, OH माइनस आ जाएगा, तो जब यहां OH माइनस आ जाएगा तो ये H ले जाएगा, और फिर से आप ये भी समझ लो कि यहां माइनस आएगा तो यहां पर I2 भी ले आओ, तो एक और I आ जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या होगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस, ओके, ये C के साथ लग जाएंगे 3 I स्टार CH3। अब क्या होगा, तो अब ये तो C डबल O माइनस बन गया, अब आप फिर से क्या करो, एक मोल OH माइनस और अटैक करो, और अब की बार वो OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहां से टूटेगा, तो जब यहां से टूटेगा तो ये बनाएगा O माइनस और यहां लग जाएगा OH और फिर यहां लग जाएगा CI3 स्टार। समझ आ रहा है, चलिए आगे देखिए, थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी बट वो तकलीफ सह लेंगे तो आपको ये एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, फिर से यहां से जाएगा और ये वाला यहां से टूट जाएगा, तो अब देखिए आपको CI3 माइनस अलग मिल गया और साथ में बन गया C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखिए 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, और उसके बाद ये चौथे कार्बन पे 1 2 3 कार्बन के बाद चौथे कार्बन पे C डबल OH। अब ये वाला H उठा के उसको दे दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए, क्या बन गया CHI3, और साथ में क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस, 3 कार्बन, और इधर भी C डबल बॉन्ड O माइनस, ओके। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो बना वो स्टार वाले पे ही क्या आ गया, आइडो फॉर्म आ गया, तो यही कार्बन स्टार वाला क्या बना देगा, आइडो फॉर्म बना देगा। बस इस बात को समझाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मैकेनिज्म, ओके, नोट कर लीजिए यहां तक। और क्या क्या मेथड हो सकता
सकते हैं हेलो फॉर्म बनाने की। तो हेलो फॉर्म बनाने के और क्या मेथड हो सकते हैं? एक तो आपने देख लिया हेलो फॉर्म रिएक्शन ही है ना, और देखते हैं यहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में और क्या क्या आ सकते हैं। तो एक बाय CCl4 पाइरीन, इसे क्या बोलते हैं? पाइरीन। अगर आप इसका रिडक्शन करा दोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। वो कैसे? देखिए, CCl4 का रिडक्शन कराएंगे, यानी नेसेंट हाइड्रोजन वाला कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए आप, इसकी रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट से ले लीजिए जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, तो क्या बना देगा? CHCl3 और साथ में HCl। तो ये भी एक तरीका हो सकता है हेलो फॉर्म बनाने का। ओके, तो नेक्स्ट है बाइक्लोरल हाइड्रेट। बाइक्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट का अगर NaOH के साथ डिस्टिलेशन कर दिया जाए तो वो भी हमें क्लोरोफॉर्म दे देता है। वो कैसे? देखिए, क्लोरल हाइड्रेट, पहली बात तो ये समझिए होता क्या है। तो इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। ओके, CCl3COHOH, एक ही कार्बन पे दो OH कभी नहीं लगते, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट बन जाता है ड्यू टू H बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन H एंड Cl। यहां पर H बॉन्डिंग होती है, इस वजह से क्लोरल हाइड्रेट एग्जिस्ट करता है। अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है NaOH के साथ, डिस्टिलेशन। अगर आप ये डिस्टिलेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, अपना मेजर प्रोडक्ट, और साथ में HC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम फॉर्मेट। ओके, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलोफॉर्म के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट था हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो नेम रिएक्शन के नाम पे ही पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म समझ लेते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है अपने को क्लोरोफॉर्म की। एक रीजनिंग क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को डार्क में रखते हैं और कलर्ड बॉटल में रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? सोचिए, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क एंड इन कलर्ड बॉटल? बताइए। चलिए मैं बताता हूं, क्लोरोफॉर्म को डार्क में और कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं। देखिए, अगर क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आ गया तो एक हाईली पॉइजनस गैस बन जाएगी जिसका नाम है फॉस्जीन, और वो लाइट होती है। तो क्लोरोफॉर्म अगर जिस बॉटल में होगी, तो अगर एयर ऑक्सीडेशन हो गया तो फॉस्जीन गैस बनेगी और वो ऊपर ही होगी। यही रीजन था कि पहले के टाइम पे जब सर्जरी करते थे तो बेहोशी के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे, और जो इंसान बेहोश नहीं सीधा वो ऊपर ही पहुंच जाता था क्योंकि वो फॉस्जीन ले लेता था, है ना। इस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है? आज की डेट में तो क्लोरोफॉर्म यूज ही नहीं करते हैं, एनेस्थेसिया का डोज देते हैं। ओके, तो इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हैं? उस टाइम पे भी सब लोग मर ही नहीं गए थे, तो ये जो परसेंटेज होता है फॉस्जीन का, अगर ये परसेंटेज कम होगा तो आप इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा के एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बना सकते हैं। चलिए रिएक्शन के फॉर्म में समझाता हूं मैं आपको ये सब। क्लोरोफॉर्म CHCl3, अगर मैंने एयर ऑक्सीडेशन कर दिया O2 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा COCl2। COCl2 को बोलते हैं फॉस्जीन, COCl2, और साथ में HCl यहां पे निकल जाएगा। ये हाईली पॉइजनस गैस है फॉस्जीन, तो ये टॉक्सिक होता है। ओके, अब अगर इसका परसेंटेज कम है तो आप इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करा दो। वो कैसे? देखिए, फॉस्जीन की रिएक्शन जब इथाइल अल्कोहल से होगी, फॉस्जीन की रिएक्शन जब इथाइल अल्कोहल से होगी तो ये HCl निकाल देगा और ये बना देगा HCl निकाल के OC2H5 लग जाएगा Cl की जगह पर। इस कंपाउंड का नाम है DEC, दिसंबर नहीं, डाई इथाइल कार्बोनेट, डाई इथाइल कार्बोनेट। और ये कैसा होता है? नॉन टॉक्सिक। तो अगर इसका परसेंटेज
1 से 4% के आसपास है, कम परसेंटेज है, तो इथाइल अल्कोहल का आप यूज करके इसको एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि लेकिन अगर परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बनेगा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फॉस्जीन का परसेंटेज हाई है, तो फॉस्जीन पॉइजनस ही रहेगा पूरा का पूरा। ओके, डीईसी नोट कर लीजिएगा, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है। चलते हैं आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अगली प्रॉपर्टी है विद, तो HNO3 में CCl3 और NO2 वाला पार्ट एक तरफ हो जाएगा, तो CCl3 NO2 ये बन जाएगा, और इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन ये कहां यूज होता है? यूज्ड इन टीयर गैस, टीयर गैस में यूज होता है। ओके, और साथ में वाटर बन जाएगा। तो विद नाइट्रिक एसिड क्या होगा? क्लोरोपिक्रिन बनता है, विद नाइट्रिक एसिड क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट आते हैं विद एसीटोन, थर्ड है, थर्ड प्रॉपर्टी है विद एसीटोन। तो एसीटोन के साथ चलिए देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से कर दूं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन, तो ये बना देगा क्लोरीटोन, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा हो जाएगा। तो ये H+ आयन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और CCl3 दूसरी तरफ अटैक करेगा। तो इस कार्बन पे आप इस तरीके से CH3 बना लीजिएगा, एक तरफ OH आ जाएगा और एक तरफ CCl3 आ जाएगा, इसका नाम है क्लोरीटोन। ओके, विद एसीटोन होगा तो क्लोरीटोन। नेक्स्ट आते हैं विद सिल्वर पाउडर, फोर्थ विद Ag पाउडर। ये भी एक कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में काम आती है। तो अगर आप क्लोरोफॉर्म CHCl3 की रिएक्शन 6 मोल Ag पाउडर से करा दो और 2 मोल आप क्लोरोफॉर्म ले लो, ओके, तो आपको 6 मोल AgCl मिल जाएगा दोनों तरफ से मिलाकर, और ये 3 वैलेंसी फ्री होने से CH ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में 6 मोल AgCl का व्हाइट PPT मिल जाएगा, श्वेत अवच्छेद। ओके, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म कंपाउंड। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए एक चीज तो समझ लीजिए आप, थ्योरी और रिएक्शंस तो आप पढ़ेंगे, मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप उसके एप्लीकेशन पार्ट पे नहीं उतरेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और एप्लीकेशन पार्ट का मतलब है क्वेश्चंस जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वो लगाना। ओके, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, इससे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का भी आइडिया होगा। आप जीओसी रिवाइज भी कीजिए, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के थ्रू भी इनको भी समझते जाइए, क्योंकि आपको वहां थ्योरी कुछ नहीं पूछ रहा है कोई, आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना आना चाहिए, मैकेनिज्म कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में जिससे कि आंसर आ जाए। वहां आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी को SN1 SN2 ये रिएक्शन नहीं पढ़ानी है, तो आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए, लेकिन इसको अप्लाई करना सबसे जरूरी है, आना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। ये एक कार्बन से जुड़े हुए 4 वैलेंसी है HCl T और D। ओके, इसकी रिएक्शन में OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल अटैक करा रहा हूं इस पे, और SN2 रिएक्शन मुझसे बोला जा रहा है करके दिखाओ। तो SN2 रिएक्शन अगर मैं इसमें करूंगा तो आंसर क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। तो इस पे अगर मैं SN2 करता हूं तो SN2 कैसा होता है? इन्वर्जन। SN2 में इन्वर्जन होता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या? SN2 में इन्वर्जन होता है। अब लोग कहेंगे इन्वर्जन किस चीज का होता है? जैसे मान लीजिए ये काइरल सेंटर है, ये काइरल सेंटर आपको दिख रहा है। अगर ये काइरल सेंटर है और ये हमारा कंपाउंड रेक्टस और सिनिस्टर में R है, तो बताइए आंसर में क्या हो जाएगा? R का S या S का R? अगर ये डेस्टो है तो क्या हो जाएगा? लीवो हो जाएगा। या ये लीवो है तो क्या हो जाएगा? डेस्टो हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये पहले तो आप कॉन्सेप्ट सही से समझिए। पहली चीज तो आंसर क्या होना चाहिए, तो वो मैं आंसर आपको बता देता हूं। ये काइरल सेंटर है, ये हमारा लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप का मतलब सरफेस छोड़कर जाने वाला, और लीविंग ग्रुप वही होता है, लीविंग ग्रुप शुड बी वीक बेस। तो जो वीक बेस का मतलब उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होना चाहिए?
OH, ओके। तो OH, DH और T, ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर है मेजर प्रोडक्ट। अब आपसे कोई पूछे, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिए। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपने बना दिया। अगर आपसे पूछता है कोई कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो देखिए आपने एक ये कंपाउंड बनाया, ये चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं, तो इसका मिरर इमेज भी तो बनेगा, मिरर इमेज। तो अगर आप इसको 1 गिनेंगे तो मिरर इमेज वाले को भी तो 2 गिनेंगे। तो अगर स्टीरियो लगा दी जाए तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हो गए, 2। और उन दोनों प्रोडक्ट में कोई ऐसे भी पूछ सकता था ए बना और बी बना और ए और बी में रिलेशन बताओ। इस रिएक्शन को देखकर आगे बोलता ए प्लस बी, ए और बी में रिलेशन क्या है, तो क्या है ये इनैंशियोमर, इनैंशियोमर। अब जो मुझे कॉन्सेप्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था वो आपको ये बताना था, SN2 में अगर इफ रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव, जैसा कि हमारा रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, then there will be Walden inversion, Walden inversion, इन्वर्जन तो होता है, लेकिन अगर रिएक्टेंट हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है तो वॉल्डेन इन्वर्जन कहलाता है। और SN2 में 100% इन्वर्जन होता है, ओके। यहां पर 100% इन्वर्जन होता है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। और इन्वर्जन होता किस चीज का है, ये ऑर्बिटल इन्वर्जन होता है। तो ऑर्बिटल इन्वर्जन होता है, टेक्स प्लेस, ओके। ऑर्बिटल इन्वर्जन टेक्स प्लेस। अब ये ऑर्बिटल इन्वर्जन क्या है, तो ऑर्बिटल इन्वर्जन सिर्फ इस चीज का है, जैसे ये बीएमओ है और ये एबीएमओ है, यहां से लीविंग ग्रुप जा रहा है तो इसके एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस वजह से इसका इन्वर्जन कैसा हो जाएगा, जब यहां से अटैक करेगा तो ये वाला बीएमओ और इधर वाला एबीएमओ बन जाएगा। सिर्फ इस चीज का इन्वर्जन होता है। अब लोग गलत क्या इंटरप्रेट करते हैं कि अगर ये कंपाउंड R है तो ये वाला S हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा R से S? ये कंपाउंड अगर R था तो कौन सा ग्रुप आया ये उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करेगा ना कि R होगा या S होगा। तो ये R भी हो सकता है और ये S भी हो सकता है, बट ये गारंटी नहीं है कि R था तो R का S हो गया, D था तो D का L हो गया। आप खुद सोचो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया जिसने कि इस डेक्स्ट्रो को लीवो में कन्वर्ट कर देगा। इन्वर्जन तो इसका हुआ ना, ऑर्बिटल इन्वर्जन, तो वो तो एक ही के अबाउट हुआ। जबकि डेक्स्ट्रो और लीवो तो तब होता है जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। तो यहां पर आप कंपाउंड रोटेट करा के R और S बता रहे हो। और दूसरी बात, R और S का कोई भी D और L से रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि R और S हम बताते हैं कंपाउंड रोटेट करके और D और L हम बताते हैं PPL रोटेट करके। तो कोई रिलेशन नहीं है D और L का R और S से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहां पर फिर से Cl क्या है, लीविंग ग्रुप, और फिर से मुझे SN2 कराना है। तो SN2 कराऊंगा तो ऑर्बिटल इन्वर्जन हो जाएगा। अब ये डैश और ये वेज, वेज वाला अबव द प्लेन होगा, डैश वाला बिलो द प्लेन होगा। तो जब इन्वर्जन होगा, क्योंकि ये भी कायरल सेंटर है, वो कैसे, ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, ये दोनों सेम है, फिर देखिए ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है। और ये क्या हो गया हमारा कायरल सेंटर। अच्छा, इसके साथ साथ आप अगर ध्यान दीजिए तो यहां पर क्या लगा होगा, H और CH3, ये दोनों देखिए सेम है, ये और ये डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो गया कायरल सेंटर। तो यहां पर आपके पास इस कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है। अब जब आप इसका इन्वर्जन करोगे तो डैश वाला वेज में चला जाएगा और इसके बगल में वेज वाला डैश में आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वेज में लग जाएगा। वो ऊपर और नीचे बनाने से कोई मतलब नहीं है। वेज का मतलब अबव द प्लेन और डैश का मतलब बिलो द प्लेन, चाहे जहां भी बनाओ। तो वेज में कौन आ जाएगा, OH, वेज में OH आ जाएगा और डैश में कौन आ जाएगा, H, और ये CH3 ऐसे ही यहां लगा रहेगा।
क्योंकि इस वाले का तो ऑर्बिटल इन्वर्जन हुआ नहीं। अब आप देखोगे तो अभी भी ये काइरल सेंटर है और ये भी काइरल सेंटर है, दिख रहा है। अब आप ये सोचो, क्या इसमें किसी भी तरीके की सिमेट्री आपको मिल रही है? ऐसे काटने पे, ऐसे काटने पे तो आपको किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं मिल रही है। तो नंबर ऑफ काइरल सेंटर आपके पास 2 है, तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट तो ये हो गया। अब पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4, 4 बन जाएंगे। और वो 4 कंपाउंड कौन कौन से होंगे देखिए, वो भी समझा देता हूं आपको। ये दोनों काइरल सेंटर है, ठीक है। आप सपोज करो कि यहां पर ये R है और ये भी R है, तो इसका मिरर इमेज क्या बन जाएगा SS। अब आप सपोज करो कि ये R है और ये S है, ये वाला R है और ये S है, तो इसका मिरर इमेज क्या बन जाएगा R का S, S का R। R का मिरर इमेज हमेशा S होता है और S का मिरर इमेज हमेशा R होता है, ओके। ठीक उसी तरीके से जैसे D का मिरर इमेज L होता है और L का मिरर इमेज D होता है, ये सब नोट कर लीजिए। तो मेजर प्रोडक्ट तो ये है, और पॉसिबल प्रोडक्ट्स में अगर आप जाओगे तो पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री लगानी पड़ेगी। इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने पर नंबर ऑफ काइरल सेंटर अगर 2 हैं, इन्हीं को स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर n, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कितना आ जाएगा 4, ओके। नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड पे क्वेश्चन, हैलाइड एक्सचेंज मेथड पे क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। इधर वाले को मैं इरेज कर दे रहा हूं। ये NaI यानी I माइनस को रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा Cl माइनस को। और ये भी कैसा होता है Sn2 होता है। तो अगर ये Sn2 होता है तो अपना आंसर क्या आने वाला है देखिए, ये D और D में तो कुछ होगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये I क्या होगा, बैक साइड से अटैक करेगा तो H इधर आ जाएगा और I इधर आ जाएगा, ये हो गया प्रोडक्ट। अब आप फिर से देखिए कि ये भी काइरल सेंटर है और ये भी काइरल सेंटर है, और इसमें किसी भी तरीके की इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यानी कि अभी भी प्रोडक्ट तो ये हो गया, और पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4, ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ओके। अगर हमसे कोई कहे नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमर वाले प्रोडक्ट बताओ, तो अगर आप स्ट्रक्चरल की बात करोगे तो फिर एक ही बनेगा, क्योंकि इन जितने भी आइसोमर हैं सबका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम। इनका ओरिएंटेशन बदलने से ये नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स बदल गए, 4 हो गए टोटल, ओके। नोट कर लीजिए इसको भी। SN1 पर भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, पहले तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये पीएच यानी फेनाइल ग्रुप होता है, ये मिथाइल ग्रुप है, नोट कर लेंगे पूरा क्वेश्चन पहले तो आप। चलिए अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो देखिए, SN1 न्यूक्लियोफाइल OH, तो OH नाम का न्यूक्लियोफाइल कहां लगा दें, यहां लगा दें Cl हटा के, तो ये माइनर का प्रोडक्ट बनेगा। अपने को क्या ढूंढना है, मेजर प्रोडक्ट। तो इसी बहाने आप जरा रीअरेंजमेंट भी सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, पहले मैं ये स्ट्रक्चर ही नोट कर लेता हूं पूरा। सबसे पहले जब आप यहां पर SN1 कराते हैं तो SN1 में लीविंग ग्रुप हटता है और कार्बोकेटायन बनता है। SN1 में हर SN1 में ये होता है, कार्बोकेटायन तो बनेगा, ओके। चलिए देखिए, तो कार्बोकेटायन बना लेते हैं। ये बन गया अपना कार्बोकेटायन। अब क्या होगा, लीविंग ग्रुप तो निकल गया आपका, ये Cl माइनस। अब यहां पर इससे क्या स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है, अगर कार्बन पे प्लस यहां आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट करके, ये रीअरेंजमेंट का तरीका है। तो यहां से मिथाइल शिफ्ट कर देंगे, ओके। मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कौन सा कार्बोकेटायन बन जाएगा, चलिए वो देख लेते हैं।
ये मिथाइल में यहां पर शिफ्ट करा दे रहा हूं, और यहां आ गया H। अब आप देखेंगे पहले ये कैसा कार्बोकेटाइन था, ये कार्बोकेटाइन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री था, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, और अब ये कार्बोकेटाइन आपका कैसा हो गया 3 डिग्री, तो ज्यादा स्टेबल। ओके, क्या इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर देना होगा। तो अब की बार हम करने जा रहे हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो यहां पर प्लस हो जाएगा, तो उससे क्या फायदा होगा, 3 डिग्री अभी था, 3 डिग्री तो तब भी दिख रहा है, लेकिन अब क्या होगा, ये बेंजाइलिक भी बन जाएगा, तो और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट है यहां C पे प्लस आ जाएगा, ये PH आ जाएगा, और ये CH3 आ जाएगा पहले से जो था, और यहाँ H आ जाएगा, और इसके बाद ये C और ये H। तो ये बन गया। अब की बार ये 3 डिग्री भी है और बेंजाइलिक भी है। ओके, क्या इससे भी ज्यादा स्टेबल अब तो नहीं लगा, क्योंकि अब अगर मैंने H यहां पर कर दिया तो यहां प्लस आ जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन 1 कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो गया तो 2 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यही आप गलत सोच रहे हैं। कभी भी अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर एटम हो, अगर उसके बगल में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज कर देगा, और ये एटम स्टेबिलिटी हर कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको क्या करना होगा, अब की बार फिर से आप एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, और हाइड्राइड शिफ्ट करके आप यहां पर प्लस लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर यहां से भी मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो OCH3 तो ऊपर लगा ही हुआ है, नीचे PH लगा हुआ है, यहां आ गया प्लस, और ये C के नीचे यहां PH और यहां H, फिर यहां पर C और H, फिर यहां पर C और यहां H। तो फिर से अगेन हमने क्या किया, एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करा है। अब ये बन गया मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब आप यहां पर वाटर का OH लगा दीजिए। ओके, तो अब आप यहां पर वाटर का OH लगा सकते हैं। तो ये वाटर का OH कैसे लगता है, मैं वो भी थोड़ा सा आपको और डिटेल में सिखा देता हूं। तो जब आप यहां पर वाटर का OH लगाएंगे तो देखिए यहां O के साथ ये H ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, और यहां पर OCH3, यहां पर PH, ओके, फिर ये C के नीचे यहां PH, यहां पर H। तो इसको पूरा बना लेंगे इसी तरीके से, ये बन गया। और अब फाइनल स्टेप में क्या होगा, ये H+ आयन यहां से निकल जाएगा, और ये H+ आयन इस Cl- के साथ मिलकर HCl बना देगा। तो अब मैं इतना लंबा नहीं खींच रहा हूं उसको, तो मैं यहीं पर क्या लगा देता हूं, OH लगा देता हूं। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये है मेजर प्रोडक्ट। अभी इसमें बहुत कुछ पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कितनी बार रीअरेंजमेंट हुआ। तो चलिए देखिए, लीविंग ग्रुप जाने के बाद कार्बोकेटाइन बना, एक बार ये मिथाइल शिफ्ट हुआ, एक बार हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, और एक बार फिर से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। तो 3 बार हुआ, जिसमें कि एक बार मिथाइल शिफ्ट और 2 बार हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। ओके, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट आपसे पूछा जा सकता है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये रहा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मेजर प्रोडक्ट ये है। अब जरा इसमें आप कायरल सेंटर गिनो, तो कायरल सेंटर ये हो नहीं सकता, इस वाले को गिनते हैं तो C और H, और इधर अलग है और इधर अलग है, तो ये कायरल सेंटर है। ये वाला भी कायरल सेंटर है, और ये वाला भी कायरल सेंटर। कितने कायरल सेंटर मिल गए आपको, 3 कायरल सेंटर मिल गए। अब आप सोचिए 3 कायरल सेंटर है, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, तो नहीं दिख रही है। तो इसके आंसर मैं इधर लिख दे रहा हूं। इससे हम क्या कह जान सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हो गए, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 यानी कितना, 8 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेंगे इससे। इसमें मीजो कितना मिलेगा, जब कभी भी इसमें
इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं होगी तो कोई भी तरीका नहीं है इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री लाने का, तो मीजो कितना होगा 0। अब बात करते हैं इसमें रेसिमिक मिक्सचर कितना होगा, रेसिमिक मिक्सचर, तो रेसिमिक मिक्सचर कितने होंगे, टोटल 8 बने हैं, 4 कंपाउंड बने होंगे और 4 उनके मिरर इमेज होंगे, तो रेसिमिक मिक्सचर कंबाइंड फॉर्म ऑफ डी और एफ फॉर्म को बोलते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर कितने बन गए 4। और अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एडवांस लेवल पे ही पूछा जाता है, नंबर ऑफ डायस्टीरियोमेरिक पेयर। तो डायस्टीरियोमेरिक क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो। आप सोचिए ये टोटल 8 कंपाउंड है, 8 में से 4 ऐसे हैं जो दूसरे 4 का मिरर इमेज है, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं जिससे कि कोई भी एक दूसरे का मिरर इमेज ना हो, ऐसे कितने पेयर बना सकते हो आप, उसी को बोलते हैं डायस्टीरियोमेरिक पेयर। तो नंबर ऑफ डायस्टीरियोमेरिक पेयर, बहुत सारा स्टीरियो नहीं ला सकते हैं, फिर भी मैं जितना कोशिश कर रहा हूं कि जितने क्वेश्चन से आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्यादा सिखा दूं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखूं, तो कम क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, तो वो कोशिश मेरी पूरी चल रही है। बट आप रिवाइज करिए प्रॉपर्ली आइसोमेरिज्म, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो नंबर ऑफ डायस्टीरियोमेरिक पेयर कितना बनने वाला है, इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। वो क्या, जैसे टोटल कितने आइसोमर बने 8 के 2-2 के 8 में से 2-2 के पेयर बनाने के कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 8C2 हो जाएंगे ना। अब बताइए मेरे को वो ढूंढना है जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, तो ऐसे कितने पेयर हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर, तो -4, तो 8C2 -4 कर दीजिए, ये आपका आंसर है। ओके, 8C2 -4 क्लियर हो गया। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।